नमस्कार दोस्तों। हर चुनाव के वक्त दूसरे दलों के दागी बागी भ्रष्ट अतीत वाले नेता बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाते हैं और पवित्र होकर बाहर निकलते हैं, टिकट पा जाते हैं या बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। और बीजेपी के तमाम नेता उनकी खूबियां गिनाते हैं और बताते हैं कि ये कितने महान हैं, और उनके दागदार अतीत को मिनट भर में धो दिया जाता है। इस बार बीजेपी की गंगा में देशद्रोहियों की एक टुकड़ी ने डुबकी लगाई है। देशद्रोही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब लोग शाहीन बाग के उस आंदोलन से जुड़े थे जिस आंदोलन को बीजेपी नेताओं ने देशद्रोहियों का आंदोलन कहा था, जिसे पाकिस्तानी एजेंट्स का आंदोलन कहा था, जिस आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने बयान दिए थे, जिस आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 महीने तक लगातार दुष्प्रचार हुआ, भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर उसे चिन्हित किया गया। उस आंदोलन से जुड़े हर शख्स को टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान का दोस्त और न जाने क्या क्या कहा गया। गद्दार तो बहुत छोटी चीज है। गद्दार और जयचंद तो आज की तारीख में किसी को भी कह दिया जाता है। संबित पात्रा ने कहा ना अभी राजीव त्यागी को, और उसके बाद उसी डिबेट के बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले भी गए जयचंद सुनकर। तो जयचंद गद्दार ये छोटी चीज है। बहुत कुछ कहा गया शाहीन बाग के उन लोगों को, क्या कहा गया वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि उसी शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े शहजाद अली जो मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक थे और उनके साथ सैकड़ों लोग, ऐसा उनका दावा है, बीजेपी में शामिल हो गए। तो जो शहजाद अली अपने जत्थे के साथ या अपने साथियों के साथ बीजेपी के हिसाब से देखें तो देशद्रोह की गतिविधि में शामिल थे शाहीन बाग आंदोलन के दौरान और उसके पहले क्या कर रहे थे वो भी मैं बताता हूं। और वो जो भी कर रहे थे बीजेपी के हिसाब से वो देशद्रोह भी है, वो पाकिस्तान परस्ती भी है, वो गद्दारी भी है, वो सब चीज है जिससे बीजेपी के लोग नफरत करते हैं सार्वजनिक तौर पर, या नफरत करते दिखते हैं। वो सब कुछ करने वाले शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी एक टुकड़ी भी है, एक वो टुकड़ी जो उस आंदोलन के दौरान बकौल बीजेपी, जो अब तक बीजेपी कहती रही है, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, भारत के दुश्मनों की शह पर शामिल थी और उस जमात का हिस्सा थी जिस जमात के लोग पाकिस्तान परस्त माने जाते हैं। तो शहजाद अली साहब अब देशभक्त हो गए। शहजाद अली साहब और उनकी टुकड़ी जो बीजेपी में शामिल होने के पहले तक टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा थी, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई। अब वो राष्ट्रवादी भी हो जाएंगे, हो गए होंगे, वो तो पल भर का काम है। आप शामिल हुए, आपने एक बीजेपी का पहना, बीजेपी का तमगा लगा, ठप्पा लगा, बस हो गए देश प्रेमी। आप देशद्रोही से देशभक्त में कन्वर्ट करने का बीजेपी का बहुत आसान तरीका है। शामिल होइए, कन्वर्ट हो जाइए। जैसे होता है ना, डॉलर आपके पास है, आप फॉरेन करेंसी के लिए जाते हैं, आप वहाँ काउंटर पर कन्वर्ट करते हैं, वो डॉलर इंडियन करेंसी में हो जाता है। वैसे बीजेपी के पास वो मशीन है कि बस उनमें शामिल होइए, हाथ रखते हैं और उसके बाद आप देशद्रोही से देशभक्त हो जाते हैं। तो ये शहजाद अली साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग ताज़ा ताज़ा देशभक्त हुए हैं। अब ये देशभक्त जो हुए हैं, जरा इनका भी अतीत जानते हैं। और ये क्यों इस बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये वो बीजेपी है जो बीजेपी शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के लिए कैसे कैसे नारे बुलंद करती रही है, सुनिए। और उस नारे में शामिल आदमी क्या बीजेपी में शामिल होते ही वो देशभक्त हो जाएगा? उसके सारे पाप, अगर वो पाप थे, अगर वो देश के खिलाफ थे, तो बीजेपी में शामिल होते हो खत्म, फिनिश, क्योंकि आप बीजेपी में आ गए। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। तो कहा क्या था? अमित शाह का वो बयान याद होगा आपको, और उसके बाद कुछ और ऐसे चेहरों के बारे में आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बीजेपी तो पवित्र गंगा है, आप सारे पाप करके आते हैं, गंगा में एक डुबकी लगाइए, पाप धुल जाते हैं। एक जैसे होता है ड्राई क्लीनिंग मशीन भी मान लीजिए कि इधर से आप देशद्रोही को डालिए
उधर से वो देशभक्त होकर निकलेगा। इधर से आप टुकड़े टुकड़े गैंग के किसी टुकड़ी को डालिए बीजेपी की ड्राई क्लीनिंग मशीन में, उधर से वो देशभक्तों की टुकड़ी बनकर निकलेगा। इधर से आप पाकिस्तान के एजेंट को डालिए, इधर से वो राष्ट्रवादी होकर निकलेगा। तो ये मशीन है बीजेपी की, उस मशीन का कल इस्तेमाल हुआ, एक टुकड़ी उसमें से देशद्रोही टुकड़ी डाली गई और देशभक्त होकर निकल गई है। तो ये शहजाद अली साहब, और ये शहजाद अली साहब और उनके लोग शाहीन बाग में थे, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये क्यों कर रहा हूं, आपको याद होगा अमित शाह का वो भाषण का अंश, जो भाषण उन्होंने दिल्ली चुनाव के वक्त दिया था नजफगढ़ इलाके में, 26 जनवरी का भाषण है। उस भाषण में उन्होंने कहा था ईवीएम का बटन इतने गुस्से में दबाना कि बटन बाबरपुर में दबे और करंट शाहीन बाग को लगे। तो शाहीन बाग से इतनी नफरत थी कि वो करंट लगाना चाहते थे, कितनी जोर से, इतने गुस्से में बटन दबाना कि वहां करंट लगे। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, जो CAA और NRC जिसका जिक्र उन दिनों हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे और लगातार धरने पर बैठे थे। उसमें हालांकि महिलाएं ज्यादा थी, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग भी जुड़े थे। ये उनका नारा है। और उन्होंने कहा कि आपको ये वोट पूरे देश को संदेश देगा, आपका ये वोट पूरे देश को संदेश देगा कि नजफगढ़ शाहीन बाग के साथ है या देश के साथ है, भारत माता के साथ। तो वो मान रहे थे कि शाहीन बाग के लोग भारत के तो दुश्मन हैं ही, वो भारत माता के साथ तो नहीं है। यह अलग बात है कि उसी शाहीन बाग की एक टुकड़ी शहजाद अली के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गई। मतलब जो भारत माता की दुश्मन थी, जो टुकड़ी, जो लोग भारत माता के दुश्मन थे, वो बीजेपी में शामिल होते ही भारत माता के भक्त हो गए। तो ये कन्वर्ट करने का जो तरीका है बीजेपी का, उसको समझिए आप। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आपको याद होगा, नहीं तो बता दूं, झारखंड में दुमका चुनाव के वक्त उन्होंने क्या कहा था, चर्चित भाषण है, उसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। जो लोग आग लगा रहे हैं टीवी पर वो दिख रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, उनके कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। तो जब ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, तो वो क्या इशारा कर रहे थे, उनके समर्थकों ने समझ लिया, आप भी समझ गए होंगे। तो जो लोग कपड़ों से पहचाने जा रहे थे, उन्हीं कपड़ों में वालों को, कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कर लिया, शामिल हो गए, खत्म। अब वो देशभक्त थे, वो देशद्रोही नहीं रहे। अब टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्यता उनकी खत्म, अब उनको सदस्यता मिल गई, अब वो देशभक्त हो गए। तो ये बयान है। और ये क्यों जिक्र कर रहा हूं, हालांकि आम आदमी पार्टी ने एक नया एंगल आज दिया है, उससे मैं, उनकी अपनी राय है, उनका पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने कहा कि जो ये इतने दिन तक शाहीन बाग का आंदोलन चला, 111 दिन तक, शायद 100 दिन से ज़्यादा, ये आंदोलन बीजेपी का, पर्दे के पीछे बीजेपी इसमें शामिल थी, बीजेपी की मिली भगत थी। नहीं होती तो ऐसे सड़क पर कब्जा करके आंदोलनकारी कैसे दिल्ली में 100 से ज़्यादा दिन तक बैठे रहते, जबकि कहीं प्रदर्शन करने वालों को 8-10 घंटे में भी सड़क से पुलिस उठा लेती है। ये उनका आरोप है बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सौरभ भारद्वाज ने, और उन्होंने एक थ्योरी अपनी तरफ से इसमें पेश की है कि ये सब बीजेपी के कुछ लोग थे जो पर्दे के पीछे से शाहीन बाग के लोगों को उकसाकर उस आंदोलन को संचालित कर रहे थे, क्योंकि उससे उनको चुनावी फायदा मिलना था, और उसका फायदा मिला। बीजेपी पूरे चुनाव में दिल्ली में क्या विकास का एजेंडा है, क्या करेगी, केजरीवाल सरकार की क्या नाकामी है, उस पर बात करने की बजाय पूरा जोर शाहीन बाग पर था। ये सच है कि पूरा जोर शाहीन बाग पर था। अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का, अनुराग ठाकुर जैसे नेता जो मन से ही कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। और उन्होंने जिस दिन ये कहा, उसके अगले ही दिन एक शख्स वहां गोली मारने चला भी गया था, तमंचे के साथ। उसकी तस्वीरें आपने शायद देखी होगी, उस समय आपको कहानी याद हो। वो इतना उत्तेजित हो गया कि वहां गोली चलाने चला गया था, पुलिस ने पकड़ा किसी ढंग से, हालांकि शुरू में पुलिस तमाशबीन थी। तो लेकिन ये थ्योरी आम आदमी पार्टी की है, वो उनका भी एक राजनीतिक बयान है, उससे मेरी सहमति जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुद्दे पर रहता हूं कि जो शख्स देश के खिलाफ काम कर रहा था, अगर बीजेपी के हिसाब से, तो फिर बीजेपी के विचार और उसके विचार कहां से मिल गए। अब वो कह क्या रहे हैं सज्जन, वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए शामिल हुआ हूं कि मैं उन लोगों को गलत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं जो बीजेपी को हमारा दुश्मन मानते हैं, मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, और ये जो गलतफहमी है ये मैं दूर करूंगा। ये शहजाद अली साहब कह रहे हैं, और खबर है कि सैकड़ों समर्थकों के साथ वो शामिल हुए, और जब शामिल हुए तो बीजेपी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं वो भी थे वहाँ, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू साहब भी थे। श्याम जाजू साहब की मौजूदगी में ही कभी कपिल मिश्रा शामिल हुए थे,
जब मनोज तिवारी प्रेसिडेंट थे, अभी तो प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता है। कपिल मिश्रा भी अपने आप में एक मिसाल है। वो भी जब तक बीजेपी में नहीं थे या जब तक आम आदमी पार्टी में थे, मान लें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड था उनका शामिल होने के बीच, जैसे होता है ना, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो बीच का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, तो उस बीच को छोड़ दें। उसके पहले जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि कोई भी भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता अगर होगा, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, शर्मिंदा हो जाएगा कपिल मिश्रा के उस बयान को सुनकर और पढ़कर और बयान के वीडियो देखकर जो बीच बीच में वायरल होता है। क्या क्या कहा विधानसभा में, बिलो द बेल्ट। कई ऐसे बयान हैं उनके, उन पर निजी हमले जिसको मैं यहां दोहरा नहीं सकता हूं, निजी हमले, व्यक्तिगत हमले, इस हद तक कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। कपिल मिश्रा कहते रहे बीजेपी को सांप्रदायिक, दंगाई पार्टी, ये सब तो कोई भी कह सकता है बीजेपी का विरोधी, लेकिन इससे कई कदम आगे। आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता। वो कपिल मिश्रा भी बीजेपी में शामिल हुए, वो भी देशभक्त हो गए, और जब शामिल हुए तो कपिल मिश्रा कैसे बयान देते रहे शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त, वो आपको याद होगा। और उस बयान के बाद लोगों में उत्तेजना फैली और जो दंगा हुआ उसमें एक वजह उनका उकसाना, उनका वो बयान भी था जब वो डीसीपी की मौजूदगी में बयान दे रहे थे। लेकिन कपिल मिश्रा भी अब बीजेपी में, तो बीजेपी क्या करती है कि ऐसे, अब मैं ये आलोचना करूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे आप बीजेपी पर बहुत आक्रामक होते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि ये चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी, चूंकि ये पार्टी विथ ए डिफरेंस वाली पार्टी, चूंकि ये संस्कारों वाली पार्टी, चूंकि ये देशभक्त पार्टी, जिनकी नजर में जो उनसे सारे असहमत, सारे देशद्रोही, जो उनसे असहमत वो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो उनसे असहमत वो पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तानी एजेंट और आज की तारीख में चीनी एजेंट। तो जब आप दूसरों के लिए ये नजरिया किसी के लिए भी रखेंगे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, कोई भी हो, सब लोग, पूरी सोशल मीडिया की जमात, ट्रोल आर्मी ऐसे ही काम करती है। तो सवाल उठता है, ये देशद्रोही टुकड़ी कैसे बीजेपी में आकर देशभक्त हो गया, और उस धर्म का, उस कौम का जिससे वाकई बीजेपी के लोग नफरत करते हैं, सार्वजनिक तौर पर कम से कम। बीजेपी की राजनीति मुस्लिम को लेकर क्या है लोग जानते नहीं है। क्या मुसलमानों को एहसास नहीं है या शहजाद अली को एहसास नहीं है? सुबह के वीडियो में भी मैंने बोला था, हाँ ठीक है कि वहाँ मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन हैं, ये भी ठीक है कि यूपी में एक मंत्री हैं, लेकिन क्या इससे मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों के प्रति उनका नज़रिया, ये देश और दुनिया को पता नहीं है? पता है, लेकिन कुछ लोग आ गए, इनको मौका मिलेगा, बीजेपी को कहने को मिलेगा कि देखिए हमारे पास मुस्लिम चेहरे, यही उनका मकसद है, और ये सारे वहाँ जमात आ गए। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हर बार होता है कि ऐसे लोग, बीजेपी पवित्र गंगा की तरह उनको शामिल करती है। आप अगर चुनाव के समय देखेंगे तो मुकुल रॉय, पश्चिम बंगाल का वो शख्स जो ममता बनर्जी का कभी करीबी था, केंद्र में मंत्री था, बहुत ताकतवर आदमी था ममता बनर्जी की पार्टी में, नंबर 2 की हैसियत में रहा, वो शख्स कई घोटालों में फंसा, गर्दन फंसी थी, तभी बीजेपी में शामिल हो गए, बच गए। उसके बाद बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के लिए काम किया जमकर उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, और बीजेपी को कामयाबी भी मिली। सुखराम, किसी जमाने के महान घोटालेबाज, इस देश में 90 के दशक में घोटाले की ऐसी कहानियां सुखराम से जुड़ी, वो अपने आप में इतिहास है। उनके बेड के नीचे से करोड़ों मिले, और जहां हिमाचल में उनका घर है मंडी में, वहां भगवान की मूर्ति के पीछे से करोड़ों मिले, शायद 1.5 करोड़। जिस बेड पर सोते थे उसके नीचे 1.5-2 करोड़, जो भगवान की मूर्ति जिनकी पूजा वो खुद और उनके बेटे परिवार वाले करते थे, उन मूर्ति के पीछे 1.5 करोड़। टेलीकॉम घोटाले के मुख्य आरोपी जेल भी हुए थे, वो सुखराम जी भी बीजेपी में शामिल हुए थे 2 साल पहले। और जब शामिल हुए थे, मुझे याद है मैंने उस समय आर्टिकल भी लिखा था, तब सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान था कि सुखराम पर सारे मामले बहुत पुराने हैं, जो बीत गई सो बात गई। तो ये बीजेपी की दलील होती है, जो बीत गई सो बात गई। जब तक वो हमारे साथ नहीं है तब तक सब है, सब उन पर चस्पा है, सारे आरोप दागी हैं, वो भ्रष्ट हैं, सब चस्पा है, देशद्रोही हैं, एजेंट हैं, सब कुछ। आ गए तो बात खत्म, आ गए ना। अब हमारे मंदिर में आ गए, हमारे आंगन में आ गए, हमारी गंगा में उन्होंने नहा लिया, हमारे ड्राईक्लीन में धुल गए, अब क्या है? तो यही टोन था। उसके बाद नरेश अग्रवाल, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, ये कुछ नामचीन लोग हैं,
जिससे समझिए कि कोई भी बीजेपी में जब शामिल होता है तब वो क्या होता है और उसके पहले क्या होता है। विचार उचार की बात बेमानी है। अगर विचार, और उसके बाद बीजेपी के नेता क्या कहेंगे, उनका विचार परिवर्तन हो गया। विचार परिवर्तन हो गया तो आ गए तो गलत क्या है? कैसे रातों रात विचार परिवर्तन होता है? जैसे नरेश अग्रवाल भारत की सारी पार्टियों में रहे, जहां जहां सत्ता की गुंजाइश मिली, चाहे सपा की सरकार में मंत्री रहे हों, चाहे बसपा की सरकार में मंत्री रहे हों, चाहे कल्याण सिंह के साथ रहे हों, चाहे राजनाथ सिंह के साथ रहे हों, चाहे खुद की पार्टी बना ली उन्होंने, लोकतांत्रिक पार्टी, एनडीए के घटक हो गए, उसके पहले कांग्रेस में रहे। दल बदलने का अगर इस देश में 30-40 सालों में चंद टॉप 10 नेता होंगे, उसमें नरेश अग्रवाल अव्वल है। दल बदलू नंबर 1, टॉप 5 में होंगे। वो दल बदलू महोदय भी बीजेपी में शामिल हो गए थे 2 साल पहले। और उन दल बदलू महोदय नरेश अग्रवाल का ऐसे ऐसे बयान है कि कोई भी सभ्य आदमी शर्मिंदा हो जाए, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे बलात्कार के मामले में हो। और एक चर्चित बयान है राज्यसभा में उनका, वो बयान का जिक्र जरूर करूंगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये राजनीति क्या होती है, और राजनीति में इन आरोपों का मतलब क्या होता है, और राजनीति में आपसे असहमत लोगों को आप क्या कहते हैं, और जब आपके पाले में आ जाते हैं तो कैसे वो पवित्र हो जाते हैं। तो नरेश अग्रवाल साहब का एक चर्चित बयान है, इस पर भी मैंने आर्टिकल लिखा था, जो उन्होंने मार्च 2018 में वो शामिल हुए बीजेपी में। उसके पहले इन्होंने एक बार राज्यसभा में उन्होंने कहा था, हालांकि किसी दूसरे के बयान का जिक्र करते हुए कहा था, लेकिन काफ़ी हंगामा हो गया था। उन्होंने जो कहा था, दोहरा दे रहा हूँ, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। ये उन्होंने राज्यसभा में कह दिया था। राज्यसभा में हंगामा हुआ, शोर मचा। उसके बाद उनके घर के बाहर काली पोती गई, उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुए, उनके खिलाफ एफआईआर हुए, और उसके बाद वो ठहाका लगाते रहे, कभी उन्हें मलाल नहीं। और उसके बाद वो नरेश अग्रवाल साहब जो इस तरह से रम में श्री राम और जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, वो बीजेपी में शामिल हो गए। रामवादी पार्टी में, श्री राम के नाम के साथ राजनीति करने वाली पार्टी में ऐसे नारे लगाने वाले नरेश अग्रवाल भी शामिल हो गए 2018 में, क्योंकि उससे एक वैश्य वोट बैंक उनके साथ जुड़ा था, जिससे बीजेपी को लग रहा था कि उनके आने से फायदा होगा। तो पार्टी वो है जिसको कोई भी चाहिए अगर वो वोट दिला सकता है। उसका अतीत क्या है, वो जेल में रहा, वो बाहर रहा, वो भीतर रहा, उस पर 100 मुकदमे हैं, 10 मुकदमे रहे, उसके अतीत से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वो वोट दिला सकता है। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो मेरे पास ही बहुत सारे नामों की लिस्ट है जो समय समय पर बीजेपी में इस तरह के लोग शामिल हुए, उनके क्या बयान थे। लेकिन वो सब कहकर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कि शाहीन बाग के देश के दुश्मनों की टुकड़ी, या शाहीन बाग के टुकड़े टुकड़े गैंग की एक टुकड़ी बीजेपी में शामिल होकर अब देशभक्त हो गई है, जिसका नेतृत्व शहजाद अली साहब कर रहे हैं। और शहजाद अली साहब ने, उनका जो अतीत है, जो मैंने देखा कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, 15 साल से दिल्ली में थे, और मॉब लिंचिंग से लेकर जो उसका जेएनयू के एक लड़के की गुमशुदगी थी, उस गुमशुदगी के मामले से लेकर हर मौके पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ही राजनीति की है। प्रदर्शन किया, हंगामा किया, बयान दिया, बाइट दिया, जो भी कुछ किया, उनकी पूरी 10 साल 12 साल दिल्ली में जो सक्रियता है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। अब वो शख्स बीजेपी में शामिल है, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के मन में जो भ्रम है, जो गलतफहमी है, वो गलतफहमी दूर करूंगा। और उसके बाद उनका एक छोटा सा इंटरव्यू मैं कहीं देख रहा था कि कैसे वो यहाँ आकर उन्हें लगा कि मुस्लिम के प्रति जो मुस्लिम के मन में बीजेपी को लेकर जो अवधारणा है वो गलत है, और उसके बाद सरकार की योजनाओं का जितना लाभ हिंदू भाइयों को मिल रहा है उतना ही मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ राजनीति हो रही है। अब मुझे ये समझ में आ गया, इसलिए मैं इस बीजेपी का हिस्सा बन गया। और उसके बाद ये सारी बातें, सारे बयान। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए कि समझिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। नमस्कार।